वीडियो क्रमांक 13 सीरियल नंबर 13 आज जारी होने जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दिनांक 5 फरवरी 2022 को प्यारा भारत पार्टी का लॉन्चिंग हो गया। वसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना के बाद, और उस अवसर पर वीडियो क्रमांक 12 सीरियल नंबर 12 यूट्यूब पे जारी हो गई है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे देखा और सुना होगा। तो आज जो है देश के संरचना विकास के क्रम में और प्यारा भारत पार्टी के पूरे देश में एक सामान्य तौर पे जो कार्यक्रम लिए जाएंगे, उस संबंध में कुछ बातें होंगी। तो जो है एक घोषणा पत्र आगामी होने वाले असेंबली चुनाव के संदर्भ में 5 राज्यों से संबंधित घोषणा पत्र जारी हुई है और पूरे देश के लिए जो कार्यक्रम तय होंगे, एक सामान्य तौर पे जो सबके लिए लागू होगा, जो आवागमन, रेल, रोड, हवाई यात्रा, कुछ हद तक जल से यात्रा, जल मार्ग से नदी, समुद्र, इस संबंध में जो है अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए योजनाएं बनेंगी और जो लोकल स्तर पर जो भी योजनाएं बन के आएंगी, उनको पूरे राज्य और पूरे देश की योजनाओं के साथ संबद्ध किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो जो है यदि एक गांव से कोई रोड निकल रही है तो वो दूसरे गांव के रोड के प्रोग्राम से मैच करेगी। यदि बिजली की व्यवस्था कहीं नए सिरे से डाली जाएगी तो वो एक गांव से दूसरे गांव में एक क्रम में उसका जो है वो विस्तार होगा। यदि जल की जो है कोई बड़ी परियोजना हुई तो उसमें कई गांव या एक बड़ा शहर जो है वो जो है पूर्ण रूप से या खंड में जो है वो जुड़ेंगे। और जो है जो मैंने पीछे चर्चा की है, बहुत सारे बड़े बड़े नाले हैं और जो है सैनिटेशन के लिए
स्वच्छता के लिए और पूरा रेगुलर मेंटेन के लिए बड़े बड़े शहरों, मझोले शहरों, छोटे शहरों सब में जो है अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम जो है, अंडरग्राउंड जो है वो नाली की व्यवस्था होगी। और उसमें जो है जो भी उस समय जब काम लिया जाएगा उस समय जो भी बेस्ट पॉसिबल जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको जो है वो उपयोग किया जाएगा। तो जो है आज की बात जो है वो पूरे देश की समग्रता से संबद्ध है और ये जो है वो वीडियो मैं शॉर्ट में बनाने जा रहा हूँ। ये बातें जो है वो शॉर्ट में होंगी। तो पहले मैं शुरू करता हूँ आर्थिक कार्यक्रम से कि धन की व्यवस्था कहाँ से कैसे होगी। यह कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में या अन्य देशों में भी जो है धन की व्यवस्था होती है। एक नेशन है, कंट्री है अर्जेंटीना। वहाँ पर वहाँ के नागरिकों द्वारा बैंक में जमा किए गए धन पर 37 पॉइंट समथिंग 37% प्रति वर्ष इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलती है। और मेरे को याद है ये 1993-94 की बात है। मैं सरकारी बैंक में गया हुआ था, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक था, शायद सेंट्रल बैंक था। तो वहाँ जो है उस समय टर्म डिपॉजिट पे, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल इस तरह के टर्म डिपॉजिट पे जो है हमारे ही देश में 13% ब्याज था, 13%। और मेरे को याद है कि जो है कांग्रेस की, यूपीए की सरकार आने के लिए प्रचार हो रहा था और उस सरकार आई भी, 2-2 टर्म आई। और उसमें जो है ब्याज दर जो आम लोगों के सेविंग पे जो बैंक ब्याज देते हैं उसको बढ़ाने की बात की गई थी कि सेविंग पे ब्याज दर बढ़ाए जाएंगे। और मैं इंतज़ार करते रहा, लेकिन बैंक के ब्याज दर बढ़े नहीं। हाँ, उसके बाद से ही एक ड्राइव चला लोगों को लोन देने का, और वो लोन जो है कुछ क्षेत्र तो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन का क्षेत्र है, या किसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालना है, किसी को छोटा रोजगार देना है, किसी इंडिजेंट पर्सन को, किसी इंडिजेंट फैमिली को जो निम्न आर्थिक स्तर में है उनको ऊपर उठाने के लिए यदि कोई योजना है और उसमें यदि छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं और उन पे ब्याज की दरें कम हैं तो
वो तो समझ में आता है। इसी तरह की जो है और कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन ब्याज दर जो है वो कम की जा रही है। उसमें जो है लोग जो है अपने घर खरीदने के लिए या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है उनको इंडस्ट्री डालना है बहुत, उसमें जो है वो एक लोन देने और लोन लेने दोनों की होड़ मची हुई है। और सालों से देख रहा हूं, वर्तमान सरकार आई तो मेरे को लग रहा था कि जो है वो टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और जो है रेकरिंग डिपॉजिट्स, जो महीने महीने पैसे जमा किए, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 10,000, 20,000, जो इसका जैसा है हर महीने जमा करता है। अब उसके को 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद एक मुश्त अच्छी राशि मिल जाती है और फिर वो पैसा बैंक में ही रखता है मोस्टली, या अपने कुछ आवश्यक कार्य करता है, या घर खरीद लिया, या और कुछ प्लानिंग किया, जमीन खरीद लिया, कहीं फार्म हाउस बना दिया, तो उसको अपने को इस्टेब्लिश करने में बहुत सुविधा मिलती है। और दूसरी बात कि देश में सीनियर सिटीजन की एक बहुत बड़ी संख्या है और इधर के कुछ वर्षों में संख्या में प्रोपोर्शनेट जो है वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और उसमें से बहुत लोग सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो जो है जो लोग सर्विस में रहे हैं या किसी बिजनेस से जो है अवकाश ले लिए हैं, अब जो है वो ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की पोजीशन में नहीं हैं, और जो है जो भी उनका धंधा पानी रहा है, सीनियर सिटीजन हो गए, तो जो है वो चाहते हैं कि उनका जो है इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए, अब उनको भाग दौड़ नहीं करना पड़े। और वो जो है मोस्टली जो है वो बैंक में जो है फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट करते हैं और उसके पहले वो रेकरिंग डिपॉजिट से पैसा जमा किए रहते हैं, या उनका मोड ऑफ जो है मनी एकुमुलेशन जो भी रहा हो। लेकिन जो नौकरी पेशा से रिटायर्ड लोग हैं, उसमें से जो है बहुतायत मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनकी जो है मुख्य आमदनी जो है वो बैंक के इंटरेस्ट से ही होती है। तो मेरे देश में जो है वो सीनियर सिटीजन का जो है 15 लाख तक बैंक में जो है जमा राशि जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, और फिर जो है वो 3 साल का एक्सटेंशन होता है। उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा होता है। तो आज से 4 साल 5 साल पहले वो इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा था, 9 पॉइंट समथिंग था, फिर 8.6% कुछ इस तरह का हुआ, और उसमें भी जो है वो कंसिडरेबल जो है वो फॉल हुआ, नीचे आ गया। तो एक सरकार की स्कीम होती है कि सीनियर सिटीजन को जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको अपना स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जो है उसको जो है मेडिकल साइड से जो है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए, उसको जो है अलग से किसी का असिस्टेंस के लिए, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में जो है ये व्यवस्था जो है वो है।
कि जब व्यक्ति 80 साल की उम्र होगा तो उसकी पेंशन में जो है इतना परसेंट बढ़ोतरी, सम 20%, 25 कुछ है, मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करना। फिर जो है 85 का या 90 का हो गया, फिर बढ़ोतरी। व्हाई दिस नोशन इज इन्वॉल्व देयर? इसलिए कि उसकी जो है वो ज़रूरतें जो हैं बढ़ सकती है। वो ओल्ड एज में जो है वो जो है किसी तरह की जो है बीमारी का से शिकार हो सकता है। जनरल हेल्थ मेंटेन के लिए उसको ज़्यादा खर्च पड़ सकता है, उसको ज़्यादा असिस्टेंट की, नर्सिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो जो है बहुत से लोग उस तरह के पेंशन से नहीं जुड़े हैं, और अब तो जो है वो पेंशन भी लंबे अरसे से, वो जो पेंशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम था वो भी बंद हो गया। जो लोग बाद के दिनों में अपनी नौकरी ज्वाइन किए सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको जो है उस पेंशन स्कीम से अलग कर दिया। और जो लोग उस तरह की पेंशन नहीं पाते, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन नहीं पाते, उनको अलग अलग तरह की पेंशन्स हैं, उनको जो है एक बहुत बड़ा सहारा जो है, या एफडी जो है, बैंक में जो है फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ही होता है। और ऐसे जो है लाखों की संख्या में लोग हैं। तो ये तो उल्टी दिशा हो गई है। जो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ना चाहिए था, या एक अच्छे स्तर पर मेंटेन होना चाहिए था, स्टेबलाइज होना चाहिए था, वो भी कुछ हद तक चलेगा। लेकिन उसको डे बाय डे जो है उसको नीचे लाते लाते जो है, तो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाता है, उसके साथ टीए लिंक है। और दूसरी तरफ जो है बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट उसको नीचे किया जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। और जो है वो जो है न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। न्यू पेंशन स्कीम भी बहुत कंफ्यूजिंग है। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर ने उसको जो है वो शुरू में जो है उसको जो है प्रचार प्रसार किया, और फिर विड्रॉ कर लिए। सुनने में आया कि विड्रॉ कर लिए, फैक्चुअल पोजीशन तो पता नहीं, बट सुनने में आया कि पीएसयू ने, एनपीएस को, बहुत से पीएसयू ने उसको जो है लेने से इनकार कर दिया। लोगों को समझ में आया, और मैं भी जॉब में था तो जो है हमारे रिटायरमेंट से कुछ ही महीने पहले एनपीएस आया था, और जो है मैंने उसमें लिख दिया, फॉर्म आया था डिपार्टमेंट, मैंने लिख दिया नॉट रेडी टू ऑप्ट, यस। तो जो है ये स्थिति है। तो थोड़ी सी स्थिति की मैं विवेचना कर दिया, और प्यारा भारत पार्टी का जो प्रोग्राम है उसमें प्रोग्राम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जितने भी, उनका जो है जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको बहाल किया जाएगा। इस पार्टी की सरकार बनी तो पुराने पेंशन स्कीम को जो है पुनः बहाल किया जाएगा, और पीछे के डेट से बहाल किया जाएगा। जब से डिसकंटिन्यू हुई है तभी से उसको बहाल किया जाएगा। और दूसरी बात, चूंकि देश के विकास के लिए
देश के अधोसंरचना विकास के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए जो है बहुत दिन से देश जो है इट इज स्ट्राइविंग फॉर अटेनिंग 10% ग्रोथ एटलीस्ट मिनिमम। तो फिक्स डिपॉजिट में जो है यदि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो एक बेंच मार्क होगा कि 3 years एंड अबव के डिपॉजिट पे मिनिमम 10% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो है सरकारी बैंकों को, आरबीआई को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। 5 साल या उसके ऊपर के टेस्ट को पीरियड के टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट में जो है 11% इंटरेस्ट होगा, और 7 years एंड अबव के फिक्स डिपॉजिट पे जो है टर्म डिपॉजिट पे 12% इंटरेस्ट होगा। और इस तरह से मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो आर्थिक स्तर नीचे के लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कारोबार के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, वो अपना कुछ बचत करके 5 साल 7 साल बचत करके और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो जो है एक्यूमुलेट होके वो जो है वो एक अच्छी रकम उनको सपोर्ट करने के लिए हो जाएगी। तो अभी तो बहुत सारे लोगों ने बैंक डिपॉजिट करने से बिल्कुल जो है अपना मुंह मोड़ लिया, और ये सरकार जो है वो जन धन योजना का खाता खुलवा के मात्र पूरा अपनी पीठ थपथपा रही है। कुछ समझ में नहीं आता मेरे को कि व्हाट इज द नोशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक दिस इन दिस मैनर। तो इस तरह के उनके क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं? और यह व्यवस्था जो है कर्ज लेने की जो परंपरा बहुत जोरों शोरों से पनप गई है, उसमें जो है रोक लगा के और लोगों को बचत योजना की तरफ उन्मुख करेगी। इट विल मूव देम टुवर्ड्स सेविंग स्कीम्स, और उसमें जो है वो भागीदारी हम लोगों में से करोड़ों लोगों की होगी, छोटे स्तर से लेके और बड़े स्तर तक। और जो बड़े बड़े उद्योगपति जो है कम दर का इंटरेस्ट रेट लेके लोन का लाभ उठा रहे हैं, उन पे चेक लगेगा। मैक्सिमम लाभ कम बैंक रेट का जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, और जो है उन पे कोई जो है मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई जो है नियंत्रण है। हाँ, ये सुनने में आया कि कई उद्योगपति जो है हजारों करोड़ रुपए लोन का लेके भाग गए, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। वो जो है उसका जो है तंत्र है, दे विल सी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन अभी फिलहाल प्रोग्राम जो है वो पार्टी का मैंने बता दिया, और जो है लोगों में जो है सेविंग
स्कीम के प्रति शुरू से ही एक झुकाव हुआ। एक छोटा बच्चे को जो है मनी बैंक दिया तो उसमें पैसा, उसमें तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बट ही सेव्स। और बीच बीच में वो जो है मनी बैंक उठा के ऐसे जो है तौलता है कितना पैसा हो गया। तो जो है एक जो है वो रास्ता जो है वो दिया जाए। और दूसरी बात, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं जहां की कोई जो है अच्छे पेंशन स्कीम नहीं है, और जहां पेंशन स्कीम है वहां भी वो जो है बहुत ही जो है अल्प पेंशन, अल्प मात्रा में पेंशन मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जो पुरानी थी उसमें तो जो है डीए लिंक हो जाता, फिर पे रिवीजन के बाद से पेंशन रिवीजन होता, फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो बेसिक बनता, फिर उसके साथ डीए लिंक होता और एक अच्छी जो है रकम मिल जाती। हमारे एक परिचित जो है वो रेलवे से रिटायर हुए थे, तो जो है 7-8 साल पहले बता रहे थे, अभी उनकी उम्र जो है 80 से ज़्यादा हो गई है, तो वो बता रहे थे कि मेरी पेंशन जो है वो 12,000 14,000 कुछ बता रहे थे। और अभी मैं 1 महीना पहले पूछा उनसे, तो बोले कि मेरी पेंशन जो है वो 42,000 हो गई। तो मैं बोले कि इतना जल्दी कैसे बढ़ गया भाई? तो बोले कि मैं 80 से ऊपर हो गया हूँ, तो मेरा जो है कुछ जो है 20% 25% इकट्ठे बढ़ गया। तो जो है तो एक अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड न्यूज। लेकिन हजारों या लाखों की संख्या में होंगे पब्लिक सेक्टर के जो है एम्प्लॉइज जो है वो एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास नहीं है, और उनकी पेंशन जो है वो उससे डीए लिंक नहीं है या किसी और स्कीम के तहत थोड़ी सी पेंशन मिलती है। बहुत लोग तो पेंशन ही नहीं मिलती। तो जो है आज से जो 15 साल 20 साल पहले जो रिटायर हुए उनको तो बहुत कम पेंशन मिलती है। आई नो ऐसे लोगों को 6,000 8,000 पेंशन मिलती है, अच्छे पोस्ट पे रहे हैं उनको। तो जो है और कई जगह तो पेंशन है ही नहीं। तो ओल्ड एज में आदमी जो है वो अपने परिवार को स्थापित करने में उसके बहुत सारे कार्यक्रम, बच्चों की पढ़ाई, शादी, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर देता। और मैं तो अपनी खुद की बात बता रहा हूं, रिटायरमेंट से 5 साल पहले तक मेरा जो है वो कोई सेविंग स्कीम नहीं था। सिर्फ प्रोविडेंट फंड में जो है वो जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो रिटायरमेंट से 10 साल पहले हमने जो है वो 12% साइन कर दिया था। तो वो एक एक्युमुलेशन कंपल्सरली हो रहा था बस, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं, नो सेविंग। थोड़ा मोड़ा ऐसे ही जो है कोई एरियर मिल गया कुछ दिस दैट, वो भी जो है बच्चों की पढ़ाई दिस दैट। तो जो है और 5 साल मैंने आरडी किया और मेरा कुछ मिशन था, मैंने एक डायरी में लिखा हुआ है कुछ जो है कि मेरा जो है वो रिटायरमेंट टाइम में बहुत शुरू में ही जो है नौकरी का मैं एक कैलकुलेशन, ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन माय स्टेटस माय सैलरी, तो उसमें जो है मैंने कुछ 32 लाख या 33 लाख का कैलकुलेशन किया था। और उस कैलकुलेशन में मैं तो मिजरेबली फेल हो गया। तो जो है एक हमारे सीनियर जो है वो जो है बहुत ही स्नेह वो परिवार अभी भी रखता है, वो जो है हम नहीं रहे जो है कुछ पिछले साल की बात है, वो जो है मेरे यहाँ आए थे और जो है उन्होंने मेरे को बताया
कि आप जो है 20% अपनी आमदनी का सेव कीजिए और बाकी पैसा खूब खर्च कीजिए। तो मैंने हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। तो इसमें मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह का सिमिलर जो है बहुत सारी केसेज होंगी। तो जो है 5 साल में लेकिन मेरी सैलरी अच्छी हो गई थी उस समय, और मैंने अच्छा सेविंग करके जो है वो 5 साल में जो है हमने जो है एक जो है अच्छा पोजीशन जो है अपना सेविंग का कर लिया। करीब करीब टारगेट जो है हमने अचीव कर लिया आरडी करके। उस समय आरडी का भी जो है इंटरेस्ट रेट ठीक था, ठीक मतलब कि नॉट 10%, बट इट वाज जो है वो ऑल राइट 9% और 8.5%, कुछ लाइक दिस इट वाज देयर। तो अभी जो है वो प्यारा भारत पार्टी जो है 10% का बेंच मार्क रहेगा, और ये हर साल जो है हर 3 महीना पर रिवीजन दिस दैट, इस बेंच मार्क को टच नहीं किया जाएगा। और जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे जो है आरबीआई एक्ट करेगी। दिस विल बी स्टैंडिंग डायरेक्शन। आरबीआई को छूट नहीं होगा कि वो जो है कभी जो है वो क्या उसका सिस्टम है उसमें जो है इतना घटा दिया फिर बढ़ा दिया फिर ऐसा किया, नथिंग लाइक दैट। तो देश के लोग जो है सेविंग स्कीम की तरफ उड़ेंगे और जो है एक अच्छा अमाउंट जो है वो उसी आरबीआई में बैंकों के थ्रू पहुंच जाएगा। जो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, पैसे लाते हैं, वो जो है आरबीआई को में पैसे जमा करना शुरू कर दें और देश के संरचना विकास में, संरचना की वृद्धि में भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। और हम लोग जो निम्न आर्थिक स्तर के लोग हैं उनको अपनी मेहनत के साथ साथ एक सपोर्टिव, एक जो है वो मदद करने वाला, यह जो है बैंक से प्राप्त जो है वो उनको इंटरेस्ट होगा। तो जो है और ये कोई नई बात नहीं है। जब 13% था, मैं बता रहा हूं 1993-94 में, आप लोग उसको जो उस समय रहे हैं जिनको कुछ याद है वो अपनी मेमोरी टटोल सकते हैं या डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, ओल्ड डाटा। तो अभी भी वही देश है, वही बैंक हैं। आज के दिन में क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, आर्थिक नीति कहाँ से कहाँ चली गई। आर्थिक नीति में सुधार और उदारवादी आर्थिक नीति के नाम पे जो है ढोल पीटने वाले लोग जो कांग्रेस में भी थे और बीजेपी भी ढोल पीट रही है, इन्होंने जो है सिर्फ कुछ एफडीआई लाके, जो कि एक कर्ज है, वो जो है आम लोगों को जो है परेशान करके रखते। और हम ही लोगों से सरकारें जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिजनेस कर रही है। अपने ही लोगों से इनका बिजनेस का जाल फैला हुआ है। क्या है बिजनेस? टैक्स लेना। तरह तरह के टैक्स हैं और जो है पेट्रोल पे टैक्स जो है, डीजल पे टैक्स, सो मेनी थिंग्स। और धन यदि
बाहरी देशों से बिजनेस करके आए, वो ना हमारी कमाई हुई। आम जन से, आर्थिक रूप से निम्न स्तर के व्यक्ति से भी जो टैक्सेज हैं वो तो हर फ्रंट पे करीब करीब लिए जा रहे हैं। बस में ट्रेवल करता है, वो रेल में ट्रेवल करता है, वो कहीं भी देता है, वो जो है कुछ भी स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, जो भी है, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले को तो बहुत सारी योजनाओं में बैन कर दिया है कि दे आर नॉट एलिजिबल। यदि उनके नाम से मोटरसाइकिल स्कूटर रजिस्टर्ड है तो उनको बहुत बड़ा धनी मानी जो है। और एक तो जो है कोई अपना सरकारी योजना का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, वर्तमान सरकार की, वर्तमान केंद्र सरकार की। मैं कहीं जिक्र भी किया हूं, बोलते हैं कि अब तो हमने लोगों को एकदम जो धनाढ़ लोग सुख सुविधा उपजाते थे उस लेवल पे ला दिए हैं। उनको गैस दे दिया, उनको बिजली दे दिया। क्या थिंकिंग है। पैखाना बनवा दिया। वाह, नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई हैड हर्ड, मैंने सुना उनको। तो इस तरह के सोच से भरे पड़े लोग केंद्र में और उसी पार्टी के जो है राज्य में भी कई जगह शासन है। और जो है जो अलग अलग दल के लोग जो है वो कुछ राज्यों में हैं, राज्य के शासन में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के। उनकी सोच का तो कुछ ज़्यादा मेरे को पता नहीं चलता है। उनका तो जो है वो स्ट्रगलिंग, पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग बातें ज़्यादा होती हैं, बगावती बातें ज़्यादा होती हैं, और फिर वो शांत हो जाते हैं। उन्हीं बगावती बातों को करके वो सत्ता में बैठे हैं और रेगुलर बगावती बातें करते रहते हैं। तो जो है अपने पुराने तंत्र के प्रति, कभी केंद्र सरकार के प्रति, कभी कुछ उसी बोल में जो है। तो उस संबंध में अभी बाद में मैं चर्चा करूंगा। अभी जो है आर्थिक पहलुओं पर बात हो रही है थोड़ी सी। तो मैंने जो है वो बता दिया एफडीआई में कैसे क्या हो रहा है। एफडीआई में जो है तो पहले तो पता नहीं चलता है। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। हमारे परिवहन मंत्री श्रीमान गडकरी जी बोलते हैं कि रोड बनाने के लिए धन की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी कार से आ रहा था तो जो है रोड टैक्स के टोल लगे हुए थे और उसमें जो है कुछ बार कोड लगता है। तो मैंने किसी कंपनी का जो है लगवा दिया अपनी कार में, पहले से था बट वो द मनी वाज एग्जॉस्टेड। तो जो है कोई नया कंपनी का मैंने बार कोड लगवा दिया। उसमें जो है वो भी कुछ पता नहीं चलता है कम्युनिकेशन कि वो कितना लगाया, क्या गया, क्या आया बार कोड के थ्रू। वो जो है उतनी मैं इस संबंध में तो मेरी टेक्नोलॉजी उतनी जो है एडवांस नहीं हुई है। और मैंने जो है वो बोला कि लगवा, जो लगाना है लगा दो, जो पैसा लेना है ले लो, कुछ मैसेज कर देना। और जो है वो हेवी अमाउंट जो है पहले जो है वो 10, 20, 50 रुपये लगे करते थे, अब तो 300, 400, 500 रुपया जो है टोल टैक्स कट रहे हैं। अब वो रोड जो है वो कोई जो है एफडीआई स्कीम में जो है वो बनी है। कहाँ से बनी है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और पब्लिक से पैसा अब जो है टानने का जो है कारोबार चालू हो गया। एक तरफ दिखाए देखो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, रोड बना दिया 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 4 लेन बना दिया, 6 लेन बना दिया, 8 लेन बना दिया। अब वसूली चालू। बनाने का क्रेडिट उनका और पैसा भरने का काम हम लोगों का। वाह, क्या पॉलिसी है। तो जो है जब हम अपने ऊपर स्टैंड करेंगे, लोन का पैसा कम से कम होगा। हमारे बिजनेस से, कंट्री के बिजनेस से जो है वो
अलग अलग क्षेत्रों में जो है फॉरेन मनी आएगी, हम जो है हमारे पास प्रचुर धन हो जाएगा। वैसे वैसे जो है आम जनता पे लगने वाले तरह तरह के टैक्स जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। इनकम टैक्स की अब मैं बात करने जा रहा हूं। इनकम टैक्स के स्लैब जो है वो मेरे को तो याद नहीं है, अभी जो है बजट आया तो बोला कि 8 साल से रिवाइज नहीं हुआ, वो मेरे को याद नहीं है। बट जो है उसमें भी सेविंग का जो है वो क्लॉज है, उसको भी रिवाइज नहीं किया गया। इतना धन हो गया देश के पास कि उसमें जो है वो शायद 80C में आता है, मेरे को याद नहीं। मैं तो इनकम टैक्स जो है वो मैं पेपर पास किया हूँ, इनकम टैक्स के बारे में मेरे को अच्छी जानकारी है। तो अभी तत्काल जो है वो जो है 1,50,000 जो है वो 5 साल के लिए जो है उसी मद में फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स सेविंग वो पैसा जमा होता है, जिसका कि जो है पैसा पीएफ से नहीं, पीएफ में नहीं कट रहा है या और कहीं जो है या एनएससी नहीं है, तो बैंक के थ्रू जो है 1,50,000 मैक्सिमम वो 5 साल के लिए डिपॉजिट होता है। तो जो है या हाउस लोन है उसमें से जो है इंटरेस्ट लगा या प्रिंसिपल्स जो है वो उसमें शामिल होते हैं, वो भी नहीं बढ़ाया कुछ। इनकम टैक्स का रेट नहीं बढ़ा। तो जो है हमारी पार्टी, आपकी पार्टी प्यारा भारत पार्टी जो है एक स्टैंडिंग इनकम टैक्स रेट, एक बेंच मार्क करके जो है वो फॉर 5 years वो रखेगी, और उसमें फर्दर जो छूट होगी वो जो है रिवाइज होगी एक फार्मूले की तरह। जितना जो है देश का जो है वो जीडीपी ग्रोथ हुआ उसमें मोटा मोटी मिनिमम 10% का जो है एक मार्जिन जो है, तो किसी के इनकम में यदि 10% की वृद्धि हो गई तो वो छूट के दायरे में आ जाएगा, वो वृद्धि। बाकी उसका स्लैब जो है इनकम टैक्स अलग है, बट 1 साल के अंदर उसकी वृद्धि जो है वो 10% मान के जो है वो उसको छूट दी जाए। यदि आज के डेट में 3 लाख तक इनकम टैक्स में किसी को छूट है, पूरी छूट है, तो अगले साल उसको 3,30,000 पे छूट मिलेगी, पूरी छूट। फिर नेक्स्ट ईयर वैसे ही जो है बढ़ते, और यदि जीडीपी का ग्रोथ 12% हो गया, 15% हो गया, तो जो है उसको जो है उसमें एडेड एडवांटेज होगा और एक लंप सम इन्हेंसमेंट जो है वो जो है दी जाएगी। और इनकम टैक्स के स्लैब जो हैं वो जो है वो कुछ जो है रिव्यू हो सकते हैं, बट जो है इंटरेस्ट इनकम टैक्स रेट जो है वो भी जो है रिव्यू किए जाएंगे, और उनको जहाँ तक हो सकेगा जो है उनको जो है 10 लाख से नीचे की इनकम को जो है को मिनिमाइज किया जाए जहाँ तक संभव हो। तो जो है 10 लाख तक की इनकम वालों को कम से कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कम से कम, वेरी नॉमिनल। और
बहुत सारे इनकम टैक्स के मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी, जबकि उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया और जो है उसमें ये कहा गया कि जो है पर्सन टू पर्सन कोई मीट करने का दरकार नहीं है और असेसिंग अथॉरिटी जो है, असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो है बहुत सारे मामले वैसे ही जो है गलत सलत जो है ट्रेंड जहाँ चेंज हुआ वो जो है कंप्यूटराइज्ड हो गया, जो है उसमें जो है उसका जो ट्रांसफरेशन हुआ उसमें भी जो है वो बहुत सारे, और उसका एक विक्टिम मैं भी हूँ। मैं अपनी तो चर्चा कुछ नहीं करूँगा, बट उसमें एक विक्टिम मैं ही हूँ। वो जो है वो तो इनकम टैक्स पर भी जो है वो पार्टी का यही स्टैंड रहेगा। एक मोटा मोटी जो है मैंने बता दिया, इट इज़ नॉट फाइनल, बट जो है एक मैं अंदाज बता दिया कि इसी तरह का जो है वो पार्टी का मूव रहेगा। और लोकसभा के आगामी चुनाव से पहले भी वर्तमान सरकार से जो है हमारी पार्टी, आपकी पार्टी प्यारा भारत पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट जो है से निवेदन, अपना सबमिशन प्रस्तुत किया जाएगा कि दे शुड ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली, वो भी इसी अनुरूप व्यवहार करें। वो भी तो हमारे ही देश के लोग हैं, तो कोई विदेश से नहीं आए। तो थोड़ा रहम करें लोग, कृपया थोड़ा रहम करें। एक बार जो है एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बार जो है एक विभाग के जो है उच्च अधिकारी, दूसरे विभाग के, नट मेरी कंपनी के, वो जो है मैं उनको फ़ोन लगाया और जो है फ़ोन उठाते ही वो मेरे से टेढ़ा बात करने लगे, अपना रौब दिखाने लगे। मैंने कहा हुजूर माई बाप रहम किया जाए। मैं 2 बार 3 बार ये आवाज़ लगाई और उनकी बात करने का लहजा एकदम बदल गया, बहुत आराम से बात करने लगे। तो जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो देश के आका हैं इन बातों को यदि कभी सुन लें इसी बीच में तो कृपया रहम करें। अपने अपने मायावी भाषणों के जाल में डालकर हम लोगों से मत प्राप्त करने वाले और वहाँ सत्तासीन होने वाले रहनुमाओं से मेरा निवेदन है कि हम लोगों पे, इस देश की जनता पे कृपया रहम करें। और अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा दूसरी तरफ, जो है वो जो एजुकेशन की तो मैंने कल बात किया, लेकिन एजुकेशन जो है वो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से लिंक है। तो सामान्य तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो जनरल कॉलेजों में पढ़ाई जो है बीए, बीकॉम, बीएससी करनी है, वो भी जो है अपनी आर्थिक तंगी के चलते, अपने परिवार की आर्थिक तंगी के चलते वो उनके पढ़ाई में व्यवधान हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो जो है कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाते हैं। अभी जो है बहुत जगह जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई होती है, एजुकेशन विभाग
जिसमें बीएड की पढ़ाई या एमएड की पढ़ाई, वो बहुत सारे कॉलेजेज खुल गए हैं और पढ़ाई बहुत महंगी हुई। तो जो है जब प्यारा भारत पार्टी की यदि सरकार आई तो मेरा स्कीम है कि जो है मिनिमम फी पे प्राइवेट ही कॉलेज खुले। मैं जो है सरकारी तंत्र में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगा के कॉलेज खोलना जो है और उसको सरकारी तंत्र के हवाले कर देने के फेवर में नहीं। जो प्राइवेट कॉलेजेज में ही उसके बदले प्राइवेट कॉलेज को कुछ ऐड दे दीजिए, कुछ कंपनसेट कर दीजिए और कम से कम जो है फी में आम लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो जाए। सरकारी तंत्र में बड़े बड़े जो है जमीन के भूखंड लिए गए करोड़ों की कीमत में, फिर करोड़ों करोड़ों की कीमत में जो वहाँ बिल्डिंगें खड़ी की गई, फिर वो जो है बिल्डिंग जो है वो प्रशासनिक शिकंजे की शिकार हो गई। वहाँ तंत्र डलते डलते वहाँ जो लोग एडमिशन लिए, वहाँ जो पढ़ाई करने गए, वो कम फीस मात्र का जो है एक हवा खड़ा करके और देश का, राज्य का, इसी पब्लिक का पैसा जो है बहुत ज़्यादा उसमें लगा दिया गया और उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। जो पढ़ने वाला सोचता है वहाँ तो कम फीस में पढ़ाई होती है, हो गया। लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवहार को जो है स्थापित करने में, उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पे स्केल्स को देने में जो है उसको जो है वो ऊपर से लेके नीचे स्तर के कर्मचारी की जो है वो जो है नियुक्ति होती है, उसमें जो पदस्थापना होती है, उसमें जो है बहुत भारी खर्च आ रहा है और उसका आउटपुट भी जो है वो संतोषप्रद नहीं है। तो देश अभी जो है, मैं एक संकेत दे रहा हूं, देश अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि जो है वो बहुत सारे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज बना दे और जो है वहाँ जो है वो कम फीस में जो है लोगों को शिक्षा दे। ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग नहीं हैं। हाँ, जब हमारा देश विकसित देश हो जाएगा, हम बहुत धनी हो जाएंगे, हम अमेरिका जो है चाइना के मुकाबले खड़े हो जाएंगे और इस मद के लिए हमारे पास बहुत सारा धन होगा, हम कर सकते हैं। हमारे संविधान में तो व्यवस्था है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है। पहले ये जो है डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर था, बाद में जो है ये जो है फंडामेंटल राइट में आ गया कि उसको शिक्षा जो है स्टेट इज बाउंड टू इम्पार्ट एजुकेशन द चिल्ड्रेन बिटवीन 6 years to 14 years। बट ऐसा हो कहाँ रहा है? मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को तो शिक्षा मिल ही नहीं रही है। तो अभी तो मैं कल ही चर्चा किया हूँ, फिर उसमें नहीं जाऊँगा ज़्यादा। तो मेरी पार्टी, आपकी पार्टी प्यारा भारत पार्टी का इस फ्रंट पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फ्रंट पे जो है जो स्टैंड होगा, जो प्रोग्राम बनेंगे, उसमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। हमको लैंड अवेलेबल करा दिए प्लेंटी, उनको बिल्डिंग खड़ा करने में भी कुछ ऐड दिया जा सकता है और ऐड देने से क्या होगा कि जो संविधान में व्यवस्था है, जो कानून में व्यवस्था है, उसमें
सरकारों का दखल भी होगा और उसके नियामक तंत्र में वो भी रह सकते हैं और कम फी में, नॉमिनल फी में अधिकांश लोगों को सुविधाजनक जो है पढ़ाई मिलेगी। और रेगुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो एक ह्यूज रकम, बड़ी रकम खर्च करती है, जो भी हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, चला रही है सरकार, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब वो धन जो है कहीं और जगह लगेगा। ये तो सारे धन हमारे ही धन हैं, लेकिन जो लोग शासन प्रशासन में बैठे हैं वो हमको महसूस ही नहीं होने देते कि हमारा धन है। यदि इतना भी काम करें वो कि हमको महसूस होने दे कि वो हमारा ही धन है और उसमें हमारा से है, हमारी बातों का उसमें विचार होगा, तो प्यारा भारत पार्टी तो जो है लोकल स्तर के प्रोग्राम जो है वहाँ के लोगों को बनाने की छूट देगी और जो सेंट्रलाइज प्रोग्राम्स होंगे वो जो है उसके जो है वो पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे। तो जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और सरकारी तंत्र के बहुत सारे पैसे और लगने से और उनके शिकंजे से छुटकारा मिलेगा। तो जो है तो वीडियो फिर लंबी होती जा रही है, तो जो है इस संबंध में जो है अभी एक और वीडियो आएगी और कुछ आगे की और चर्चा करूंगा मैं इसी संबंध में। आर्थिक पहलू तो बहुत बड़ा है, इसमें इसके बहुत सारे आयाम हैं और सरकार के डाटा जो हैं तो अभी अपडेट नहीं है मेरे पास, ही है लोन लेके करेगी, एफडीआई करके करेगी, आईएमएफ से लोन लेगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, अमेरिका देगा, रसिया देगा, कौन देगा, ये तो कुछ बताते नहीं हैं लोग, बट जो है कहीं ना कहीं से तो मैं ढूंढूंगा ही। और लोन के बदले हम लोग बिजनेस से पैसा कमाएंगे, अपने देश में बिजनेस से नहीं, विदेशों से बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे फ्रंट हैं, वहां से पैसे कमाए जाएंगे। और अभी एक न्यूज़ जो है वो कहाँ लागू हुआ कि नहीं हुआ, एक आज ही का न्यूज़ है कि हम लोग जो है कोल जो है वो एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हुए। अरे अभी तक कोल इंपोर्ट हो रहा था, एकाएक सीन बदल गया, एक्सपोर्ट करने लगे, इट इज़ गुड। तो जो है उसमें जो है हमारा कोल का जो है बिजनेस और कोल का प्राइस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो बहुत बढ़ गया, 3 टाइम्स, सुनने में आया कि 3 टाइम्स एकाएक हो गया। तो जो है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो है बहुत जल्दी प्यारा भारत पार्टी जो है आपके बीच में जो है पैठ जमा लेगी और आप ही इसके संवाहक हो जाएंगे, आप ही इसके संरक्षक हो जाएंगे और आप ही इसके पोषक हो जाएंगे और ये आपके दिलों में बस जाएगी। तो आज मैं बातचीत यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।